हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री और टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप्स को पढ़ेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, थ्रेड्स, कर्नल्स जैसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है मल्टीटास्किंग। Allows many users to run many programs simultaneously. It spends very less time, known as time slice, on each process and then it moves to next process. This is known as context switching. तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था ना, मल्टीटास्किंग भी जो है वो टाइम शेयरिंग का ही दूसरा नाम है। यह क्या करता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये मल्टीपल टास्क और प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू को देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और जब ये प्रोसेसेस सीपीयू के पास जाती है ना, तो वो उसमें दो कंसेप्ट्स का यूज़ करता है इनको एग्जीक्यूट करने के लिए। जिसमें पहला कंसेप्ट है आपका टाइम स्लाइस और दूसरा है कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो इसको समझ लेते हैं हम कि ये क्या होता है। तो टाइम स्लाइस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो सीपीयू स्पेंड करता है अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सीपीयू के पास 5 टास्क आए हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखिए क्या किया है। इस डायग्राम में वेब ब्राउज़र, पावर पॉइंट, एंटीवायरस, गेमिंग, ईमेल। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस जो है वो एलोकेट किए हैं सीपीयू को। तो टाइम स्लाइस के कंसेप्ट में देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी पहली प्रोसेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो ये क्या करेगा कि इन सभी प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, मतलब पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर देगा सीपीयू इन सभी प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, मान लीजिए उसने इन सभी प्रोसेस को जो है मान लीजिए 5-5 सेकंड अलॉट किए हैं। तो क्या करेगा सीपीयू? सबसे पहले इस प्रोसेस को लेगा, उस पर 5 सेकंड लगाएगा। ठीक है, जितना ये प्रोसेस उस 5 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा उसको उतना करेगा, और 5 सेकंड ख़त्म हो जाने के बाद ये नेक्स्ट पे स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम शेयरिंग और कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो मल्टीटास्किंग के जो है एग्जांपल हमारे क्या आ जाते हैं इसमें, लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ 95। ठीक है, तो यही होता है हमारा टाइम स्लाइस और कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए टाइप्स भी हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं इसके। यह जो है 2 टाइप का होता है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा हमारा? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस एंड एलोकेट द सीपीयू टू अदर प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मल्टीपल प्रोसेस जो है सीपीयू के पास आ जाती है ना, तो प्रीएम्प्टिव में क्या करेगा, मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और यदि उसके पास कोई और प्रोसेस इसी बीच में आ जाती है जो इस वाली प्रोसेस से इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, इस पहली वाली प्रोसेस को छोड़कर नेक्स्ट वाली प्रोसेस पे शिफ्ट कर देगा। तो इसी को ही कहते हैं हम प्रीएम्प्टिव। सिंपल शब्दों में कहें तो यदि कोई सीपीयू किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे काम कर रहा है और उसी बीच कोई और प्रोसेस उसके पास आ जाए जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को छोड़ के इम्पोर्टेंट वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट आ गया प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले जो है मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? हमारा यूनिक्स। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे विंडोज़ 95, विंडोज़ एनटी, लाइनक्स एंड यूनिक्स।
नेक्स्ट टाइप है हमारा नॉन प्रिएम्प्टिव और कोऑपरेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट इनिशिएट context switching one from one process to another, complete the concurrent work while allowing another process to execute। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, इसमें हमारा कंटेक्स्ट स्विच नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी इसमें, मतलब जो जो उसके पास प्रोसेसेस आई हैं सीपीयू के पास, उनको वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसमें जो है कोई भी आपका ना तो इसमें कोई टाइम अलॉट होगा, ना ही इसमें स्विचिंग होगी। जो प्रोसेस जितना समय ले रही है वो उतने ही समय में इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करके तब जाके वो नेक्स्ट पे मूव करेगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आपके आगे ओल्डर वर्जन्स ऑफ मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 3.x। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि मेजर डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेजर डिफरेंस हमारा क्या है, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग के बीच में। तो इसको आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। कि मल्टी प्रोग्रामिंग कीप्स द सीपीयू बिजी बाय होल्डिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एंड स्विचिंग व्हेन वन वेट्स। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में देखिए क्या होता है हमारा, इसमें भी जो है सीपीयू मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता है, पर इसमें हमारी कोई भी डेडलाइन नहीं होती, मतलब कोई भी हमारा प्रोसेसिंग के लिए जो है कोई भी टाइम जो है वो अलॉट नहीं होता, और ना ही इसमें स्विचिंग होती है। ठीक है, मतलब जैसे ही आपकी जॉब जैसे आई, कोई भी जॉब मतलब या प्रोसेस जैसे आपके पास आई सीपीयू के पास, वो उसी सीक्वेंस में आपकी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जैसे जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 है, तो सबसे पहले क्या करेगा सीपीयू, जॉब 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जॉब 2 को करेगा, और फिर जॉब 3 को करेगा। इसमें कोई भी आपका टाइम अलॉट नहीं होगा। जितना टाइम आपका पहली प्रोसेस लेगी एग्जीक्यूट होने में, उसको समाप्त करके फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट आ गया मल्टी प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग इज अ यूजर फोकस्ड एक्सटेंशन दैट rapidly switches between tasks even within one program, using time sharing to give the illusion of simultaneous execution, enhancing responsiveness for interactive users. Multi-programming is about CPU efficiency with batch jobs, while multitasking is about user experience and interactivity। तो मल्टीटास्किंग में देखिए वही जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें क्या होता है, देखिए सीपीयू के पास मल्टीपल जॉब्स आती हैं और ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है इनको, और उसके बाद जो है पर्टिकुलर टाइम जो हर जॉब को दिया जाएगा, और उस टाइम में जितनी वो एग्जीक्यूट होगी उतना सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जब वह समय ख़त्म हो जाएगा तो वो नेक्स्ट पे स्विच कर देगा। ठीक है, तो यही जो है बेसिकली इस दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू process and respond to inputs is very small and within strict deadline. The time interval is called response time। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जिसमें जो है यूज़र को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइन के अंदर, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर उसको रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र के इनपुट्स को बहुत कम समय में उसको रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, और यदि वह उस समय के अंदर उसको रिस्पॉन्स ना करे तो जो है सारा सिस्टम जो है वो आपका बिगड़ सकता है। मतलब मोटी मोटी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर समय में या बहुत कम समय के अंतराल में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्स करना होता है यूज़र को। ठीक है, उसी को कहते हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके जो है हमारे एग्जांपल्स के आगे जैसे रडार।
डिफेंस सिस्टम में जो रडार्स लगे होते हैं, ट्रैफिक एयर कंट्रोल सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम। तो इन सिस्टम्स में क्या होता है, देखिए अगर हम टाइम पे इसको रिस्पॉन्स ना करें ना तो सारा सिस्टम जो है वो क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके, और इसमें एग्जांपल जैसे आ गया आपके मेडिकल डिवाइसेस, पेसमेकर, स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो ये जो एग्जांपल्स है, देखिए इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करना होता है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो ये सिस्टम जो है मतलब बहुत भारी नुकसान हो सकता है यूज़र को। तो इसी को कहते हैं हम RTOS, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल लाइफ एग्जांपल में हम इसको देखें, जैसे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं अपने मोबाइल से या वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें जो है हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं दूसरे पर्सन से रियल टाइम में, मतलब बहुत कम समय के अंदर। नेक्स्ट इसका टाइप आ गया हमारा फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजेस टास्क विद डेडलाइंस वेयर मिसिंग अ फ्यू डेडलाइंस इज टॉलरेबल but frequent misses cause several quality loss or system instability। तो फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, इसमें जो है आपकी जो टास्क जो है वो एक पर्टिकुलर डेडलाइंस में मैनेज होते हैं, पर इसमें क्या होगा, देखिए आप जो है कुछ डेडलाइंस को मिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ डेडलाइंस को मिस कर देंगे तो वो आपके लिए टॉलरेबल है, मतलब उससे कोई भारी नुकसान नहीं होगा। बट आप लगातार जो है अगर डेडलाइंस को मिस करते जा रहे हैं तो उससे सेवर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इसके आपके दो टाइप्स आ गए, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम क्या होता है, देखिए इन दिस RTOS ऑल द टास्क आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो है इनको कंप्लीट करना होता है हमारे हार्ड रियल टाइम में। मतलब इसमें कोई भी आपकी मिसिंग की गुंजाइश नहीं है, आपको जो पर्टिकुलर टाइम दिया है उसमें ही रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तभी जो है फंक्शंस जो है हमारी लाइफ के जो है जो भी हैं वो चल पाएंगे, ठीक है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स गारंटी डेडलाइंस क्रूशियल फॉर सेफ्टी मिशन क्रिटिकल टास्क लाइक पेसमेकर एयरक्राफ्ट कंट्रोल, ठीक है। तो इन सिस्टम्स में जो है ये हार्ड रियल टाइम आपके यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क आर not required to be completed within specified time limits. Soft real-time systems prioritize timely tasks but tolerate missed deadlines for performance। मतलब इसमें जो है आपका क्या होता है कि ये टास्क जो है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करने का इतना प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ मिसिंग्स अगर आपकी हो जाए तो वो टॉलरेबल है, मतलब उसमें आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे आपका मल्टीमीडिया प्लेयर हो गया, ऑनलाइन गेमिंग, कंप्यूटर साउंड सिस्टम्स और वेब सर्वर्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि मतलब थोड़ा बहुत आपका इसमें जो है डिले चल जाता है, बाकी हार्ड रियल टाइम में आपके पास जो है कोई भी डिले नहीं चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एम्बेडेड OS, specialized software for dedicated devices like smartwatch, cars, appliances to perform specific tasks efficiently. Unlike general purpose OSs, Windows, Mac OS, these lightweight OSs manage limited resources, memory power for high reliability and high performance। तो एम्बेडेड क्या होते हैं, देखिए ये हमारे जो है हमारे जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे वॉचेस, डिजिटल वॉचेस, ठीक है, गाड़ी का स्पीडोमीटर हो गया या कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। मतलब इसमें जो है जो हमारे छोटे डिवाइसेस होते हैं ना, जिनमें जो है बहुत छोटे छोटे फंक्शंस या छोटी छोटी चीज़ों को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो उसमें जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगे होते हैं जो कि स्मॉल टास्क को करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं एम्बेडेड OS। एग्जांपल्स आपके आगे कंप्यूटर सिस्टम इन कार्स,
ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल टेलीविजन, ATMs, एयरप्लेन कंट्रोल्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, डिजिटल कैमरा, GPS नेविगेशन सिस्टम्स, एलिवेटर एंड स्मार्ट मीटर्स। ठीक है, तो ये आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आ गए। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कनेक्ट्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स थ्रू अ शेयर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आपका कैसा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक मल्टीपल मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को जो है एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मेन बेनिफिट आपका क्या है, रिमोट एक्सेस, मतलब दूर के कंप्यूटर्स के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जो है कंप्यूटर नेटवर्क आपके एक शेयर्ड नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। और एग्जांपल आ गया आपके लोकस, माइक्रोस एंड अमीबा। नेक्स्ट आपका टाइप आ गया इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज शेयर्ड एक्सेस टू फाइल्स, प्रिंटर्स एंड रिसोर्सेज विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क। मतलब ये आपकी जो है फाइल्स है, प्रिंटर्स हैं, या जो और भी जो है आपकी जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उसको क्या करता है वो एक प्राइवेट मतलब स्मॉल नेटवर्क के अंदर ही इसको आपस में शेयर कर सकता है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं हम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल्स आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है हमारी सिस्टम कॉल। A program's way of asking the operating system for help to do things it cannot do itself, like accessing hardware, कीबोर्ड, डिस्क और मैनेजिंग फाइल्स। तो सिस्टम कॉल क्या होती है, देखिए जब भी हम जो है जब भी यूज़र जो है कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, या कोई अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो है रिक्वेस्ट करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम कॉल नामक, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम कॉल को यूज़ करता है उसको रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी यूज़र को हार्डवेयर की ज़रूरत है, किसी हार्डवेयर की ज़रूरत है, तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम कॉल सेंड करेगा CPU को या अदर हार्डवेयर को ना, उस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक मान लीजिए कंपनी में कोई मालिक है, ठीक है, तो वो अपने जो है मान लीजिए बाहर उसके पास एक सर्वेंट है या कोई प्राइवेट सेक्रेटरी है उसका, तो वो उसको कॉल करके बुलाता है कि मेरे लिए पर्टिकुलर फाइल जो है उस यूज़र से, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन से लेके आए। तो जो पीएन है या आप कह सकते हैं जो जनरल सेक्रेटरी है, वो क्या करेगा, उस अपने जो है बॉस के ऑर्डर को लेगा और वो फाइल जो है इसको ला के देगा। तो जो हमारा जो प्राइवेट सेक्रेटरी है या बोल सकते हैं हम जो पीएन है, वो क्या है एक सिस्टम कॉल है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, और जो हमारा मालिक है कंपनी का वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो जो है उस पीएन के थ्रू क्या कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम सिस्टम कॉल। नेक्स्ट आ गया हमारा इसमें बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है हमारे बेसिकली जो है वो 4 फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोसेस, द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जो भी एक प्रोग्राम है वो जो एग्जीक्यूशन के फेज में है, मतलब जो भी टास्क जो है वो जो कंप्यूटर को दिया गया होता है ना, उस पर जो कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। एंड अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बीइंग रन बाय इंडिविजुअल यूज़र, या किसी इंडिविजुअल यूज़र के द्वारा जो है कोई वर्ड प्रोसेसिंग या कोई भी प्रोग्राम जो है वो रन किया किया जाता है, उसको कहते हैं
process. A system task such as sending output to printer is also a process. या कोई सिस्टम का कोई ऐसा टास्क है जिसको भेजा जा रहा है आउटपुट के लिए, प्रिंट मतलब प्रिंटर को आउटपुट देने के लिए जो टास्क दिया जा रहा है उसको भी हम क्या कहते हैं, प्रोसेस. अ प्रोसेस नीड्स सर्टेन रिसोर्सेज. किसी प्रोसेस को जो है अलग अलग रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है. जैसे सीपीयू टाइम. सीपीयू टाइम मतलब उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कितना सीपीयू जो है वो समय ले रहा है, उसको कहते हैं हम सीपीयू टाइम. ठीक है. उसके बाद आता है आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी फाइल्स. और उसको किन किन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है, या उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद किस किस मेमोरी फाइल्स की ज़रूरत है. ठीक है. तो ये सब क्या आता है इसमें, हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ किए जाते हैं. रिसोर्सेज आर गिवन टू प्रोसेस व्हेन दे आर क्रिएटेड और एलोकेटेड. और रिसोर्सेज दिए जाते हैं प्रोसेस को जब भी उनको क्रिएट किया जाता है या एलोकेट किया जाता है सीपीयू को. ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन प्रोसेस मैनेजमेंट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन सभी प्रोसेस के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे कि क्रिएटिंग ऑफ और डिलीशन सर्टेन प्रोसेसेस. मतलब क्रिएट करना या डिलीट करना किसी भी प्रोसेस को, वो किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का. सस्पेंशन और डिलीटिंग सर्टेन प्रोसेसेस. ठीक है. इन सभी जो है प्रोसेसेस जो है टास्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आते हैं, उनको सस्पेंड करना या डिलीट करना, ये भी जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है. और थर्ड है हमारा प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड डेडलॉक हैंडलिंग. तो थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन और डेडलॉक हैंडलिंग के लिए जो है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, देखिए प्रोसेस, देखिए जब भी एक समय में बहुत सारी प्रोसेसेस एक पर्टिकुलर रिसोर्स को जब एक्सेस करने की कोशिश करती हैं, तो उसमें क्या होता है, देखिए जब भी बहुत सारी प्रोसेसेस एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगी ना, तो वहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटरप्ट आ जाता है. इंटरप्ट मतलब एक पॉज आ जाता है, मतलब सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है. ठीक है. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो विभिन्न रिसोर्सों के बीच में तालमेल बिठाने का काम करती है. ठीक है. जैसे कि अलग अलग प्रोसेसेस जो है अगर एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है ना, तो वो उसके बीच में एक अरेंजमेंट, या आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर तालमेल बिठाती है उनके बीच में कि कौन सा प्रोसेस जो है कब किस रिसोर्स को कैसे एक्सेस करेगा. ठीक है. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. और नेक्स्ट हमारा है जैसे कि प्रोसेस कम्युनिकेशन. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, देखिए जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में ना एक प्रोसेस जो है, कई सारी प्रोसेस जो है एक साथ चलती है ना, तो उन्हें डाटा या कंट्रोल सिग्नल एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. इसके ऊपर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आने वाले पार्ट्स में आपको इन टर्म्स के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, देखिए यह प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करने और रिसोर्स शेयर करने में जो है एक दूसरे को जानकारी प्रोवाइड करने का काम करती है. ठीक है. तो अभी के लिए आप इसको इतना ही समझ लीजिए, बाकी मैं आपको इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. थर्ड हमारा डेडलॉक हैंडलिंग. ये भी एक हमारी कंडीशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, डेडलॉक में ना. तो आने वाले पार्ट्स में इसको कवर करेंगे. नेक्स्ट हमारा है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, कीपिंग ट्रैक विच पार्ट ऑफ मेमोरी करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम. तो ये बताता है कि ये ट्रैक करता है हमारी मेमोरी को कि कौन सा पार्ट जो है कब यूज़ होगा और किसको एलोकेट किया जाएगा. ठीक है. किस तरह से प्रोसेस को उसमें जो है स्टोरेज के लिए, या कौन सी पार्ट का मेमोरी कब किस प्रोसेस के लिए यूज़ होगा. तो ये सब जो है क्या बताता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम
सभी प्रोसेस के लिए डिसाइड करता है, ठीक है। डिसाइडिंग विच प्रोसेसेस एंड डाटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी। और ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस और डाटा जो है हमारी मेमोरी में जाएगा या उससे बाहर जो है उसको किस प्रोसेस के डाटा को किस मेमोरी में रखना है या उसको मेमोरी से बाहर ले जाना है, ये भी जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। एलोकेटिंग एंड रिलोकेटिंग मेमोरी स्पेस। एलोकेट और रिलोकेट करने का काम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। असेंबलिंग एंड डीअसेंबलिंग ऑफ इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स डिवाइसेस आर मैनेज्ड बाय द ओएस, ठीक है। तो असेंबलिंग और डिसेंबलिंग भी क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है डिवाइस की, ठीक है। स्टोरेज मैनेजमेंट, मैनेजिंग फ्री स्पेस अवेलेबल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो जितने भी हमारे स्टोरेज के हमारे टास्क हैं डिवाइस के, मेन मेमोरी के और प्रोसेस के, ये सारे कौन हैंडल करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेशन ऑफ न्यू स्पेसिस व्हेन न्यू फाइल्स हैव टू बी रिटर्न। और उन स्पेस को एलोकेट करना जब हमारी नई फाइल्स जो है हमारी कंप्यूटर में जो है रिटर्न, मतलब नई फाइल्स जो क्रिएट की जाती है उनके लिए स्पेस को एलोकेट करने का काम ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। शेड्यूलिंग द रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एक्सेस। और कुछ ऐसे टास्क जो हैं जिसमें हमें मेमोरी एक्सेस की ज़रूरत होती है उनको शेड्यूल करने का काम ये भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी जैसे बफरिंग। बफरिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजिंग अ टेम्पररी मेमोरी एरिया टू होल्ड डाटा ड्यूरिंग ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस और प्रोसेसेस। जब भी हमारा डाटा जो है वो डिवाइसेस से प्रोसेसेस की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है एक टेम्पररी एरिया होता है जिसको हम कहते हैं बफर। बफर मेमोरी भी आपने सुना होगा। तो बफर मेमोरी हमारी एक ऐसी टेम्पररी मेमोरी होती है जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं ना, तो उसके बीच में स्टोर करती है हमारी टेम्पररी डाटा को, ठीक है। ताकि जिससे अलग अलग गति से काम करने वाले डिवाइसेस जैसे सीपीयू और रैम डाटा का आदान प्रदान आसानी से कर सकें, ठीक है। जो भी हमारे अलग अलग स्पीड से काम करने वाले डिवाइसेस हैं जैसे सीपीयू है या रैम है, तो उनके बीच में जो है डाटा का जो आदान प्रदान होता है उसको स्टोर करने के लिए टेम्पररी स्पेस रखा जाता है कंप्यूटर के अंदर जिसको हम कहते हैं बफर मेमोरी, ठीक है। जिससे जो है लाइव स्ट्रीम जैसे हम करते हैं, जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, तो जो डाटा जो है हमारा जो है मेन सर्वर से जो है हमारे मोबाइल तक आता है ना, तो उसको जो है बीच में एक बफर स्पेस में स्टोर किया जाता है जिससे जो है लाइव स्ट्रीमिंग या कोई हम लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव प्रोसेसिंग के बीच में जो है कोई मतलब उसमें कोई बाधा ना आ सके, ठीक है। तो इसलिए जो है हम बफर मेमोरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पूलिंग। स्पूलिंग स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। It refers to the process of temporarily storing data in a buffer like a hard disk before it is sent to peripheral devices or before being processed by a program. Spooling का मतलब होता है देखिए साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। यह कंप्यूटर में की वह तकनीक है जो धीमी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर के लिए डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है ताकि कंप्यूटर को डिवाइस के तैयार होने का इंतजार न करना पड़े और वह अन्य काम कर सके, ठीक है। तो जब हम कोई प्रिंट कमांड देते हैं ना, तो डाटा सीधे प्रिंटर को नहीं भेजा जाता बल्कि डिस्क पर एक अस्थायी स्थान पर स्टोर हो जाता है और सीपीयू और ऐप तुरंत अगले काम पर चले जाते हैं और उन्हें धीमी डिवाइस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर जब कंप्यूटर तैयार हो जाता है तो वह स्पूल से डाटा लेकर उसको प्रिंट करता है। तो स्पूलिंग जो है बेसिकली क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज है जिसमें जो है हमारा प्रिंट करने का जो है डाटा वो स्टोर होता है जिससे जो है बाद में प्रिंटर वहाँ से लेकर उसको प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है कंसेप्ट इसमें आता है हमारा थ्रेड।
A thread is like a mini task within a larger program that can run independently, allowing that program to do multiple things at once, making it faster and more responsive, such as checking spelling while you type in a word processor. ठीक है, तो थ्रेड क्या होता है? देखिए, जो एक बड़ी प्रोसेस होती है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, तो उस बड़ी प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारी अन्य छोटी छोटी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर पर एक सॉन्ग को प्ले करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट सेंड की है, तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज को जुटाने में लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसमें से एक प्रोसेस क्या करेगी? आपका हार्डवेयर, जैसे कि स्पीकर को एक्सेस करने के लिए रिसोर्स को सर्च करेगी। ठीक है, दूसरी प्रोसेस क्या करेगी? आपका मेमोरी में से उस सॉन्ग को या डिवाइस उस पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस करेगी जहाँ पर वो सॉन्ग रखा हुआ है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से एक बड़ी प्रोसेस में छोटी छोटी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो उन प्रोसेसेस को करने के लिए हम जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है ना, उसको हम कहते हैं थ्रेड। ठीक है, थ्रेड शेयर्स द मेन प्रोग्राम्स रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड फाइल्स बट हैव देयर ओन टाइनी वर्कस्पेस। मतलब इसका जो है मेन प्रोग्राम रिसोर्स को शेयर करता है हमारा थ्रेड, और परंतु उसके जो है अपने भी एक छोटे छोटे वर्क स्पेस होते हैं, और उन्हीं वर्क स्पेस में जो है इसके अलग, हर थ्रेड का अलग एक स्टैक और एक रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, देखिए, थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड करके उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है इसमें कर्नल। The kernel is the core brain of the computer's operating system, acting as a crucial bridge between your software and the physical hardware. तो जो कर्नल जो होता है वो हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है, कोर पार्ट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसका कार्य जो होता है हमारे सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम होता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो है वो एक ब्रिज का काम करता है। मतलब कि हार्डवेयर, मतलब जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके लिए रिसोर्स प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? हमारा कर्नल। और यह जो है हमारे सारे बेसिक कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस प्रोसेसेस को चलाने के लिए सारे हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी बेसिक कार्यों को जो है वो कौन करता है? कर्नल। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा जो इसके जो है बेसिक फंक्शंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे आगे हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट डिसाइड्स विच प्रोग्राम गेट सीपीयू टाइम एंड व्हेन। तो ये कर्नल जो है डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो कितना सीपीयू का टाइम लेगा और किस समय जो है जो सीपीयू है उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, सेकंड इसका कार्य आ गया हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेसेस एंड मैनेजेस वर्चुअल मेमोरी। और उन सभी मेमोरी को एलोकेट्स करने का काम और मैनेज करने का सभी वर्चुअल मेमोरी को। ठीक है, प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग जिस जिस मेमोरी की जो है रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको एक्सेस करता है। थर्ड हमारा पॉइंट है डिवाइस मैनेजमेंट, कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर वाई डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, तो सभी जो है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने का काम, आपकी डिस्क, जितनी भी डिस्क हैं, आपकी कीबोर्ड्स है, प्रिंटर्स हैं और डिवाइस ड्राइवर्स हैं, उन सभी को मैनेज करने का काम और कम्युनिकेट करने का काम जो है वो कौन करता है? कर्नल। सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जितनी भी आपकी सिस्टम कॉल्स होती हैं, हमने जो है स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके बारे में कि सिस्टम कॉल्स के ज़रिए ही जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। तो ये सिस्टम कॉल्स जो है वो किसके द्वारा हमारी प्रोवाइड की जाती है? वो कर्नल के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है,
तो इसके बाद जो है हमारे इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। कर्नल इज़ ऑलवेज रेजिडेंट इन मेमोरी। कर्नल जो है वो हमेशा किस में रहता है, किस में प्रेजेंट होता है, हमारी मेमोरी में। ठीक है, कर्नल रन्स इन प्रिविलेज्ड मोड, और कर्नल जो है हमेशा किस में, प्रिविलेज्ड मोड में रहता है। ठीक है, इसको हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि प्रिविलेज्ड मोड, हमारा यूज़र मोड, ये सब क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है। ठीक है, इस सब को हम आगे डिस्कस करेंगे। कर्नल इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय यूजर्स। कर्नल को जो है हम डायरेक्टली जो है यूजर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम कॉल स्विच फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, और सिस्टम कॉल को हम स्विच कर सकते हैं हम यूजर मोड से कर्नल मोड के बीच में। ठीक है, तो ये जो है कुछ इसके रिगार्डिंग मेन पॉइंट्स थे आपके। आने वाले पार्ट्स में हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।